इमरान खान के घर सिक्योरिटी पर मामूर पीटीआई कारकुनान ने मकामी शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया सड़क पर तल्ख कलामी के बायस गुज़िश्ता शाम पेश आया। कार सवार मसल खान और आरिफ मरवत की वलीद अब्बासी से तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के बाद मसल खान ने गाड़ी से निकलकर वलीद अब्बासी पर फायर कर दिया। फायरिंग ऑटोमेटिक असलहे से की गई। गोली वलीद अब्बासी की टांग पर लगी। पुलिस के मुताबिक फायर करने के बाद मुल्जिमान गाड़ी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर ले गए। पुलिस के पहुंचने के बाद मुल्जिमान को बाहर ना आने देने पर भरपूर मज़ाहमत की गई। पुलिस नफरी आने के बाद मुल्जिम मिसल खान को गाड़ी और असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की FIR वलीद अब्बासी के भाई की मुद्दत में थाना बनी गाला में दर्ज की गई है। इमरान खान के घर सिक्योरिटी पर मामूर पीटीआई कारकुनों ने मकामी शख्स को जख्मी कर दिया। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, इस सारे मामले की डिटेल्स क्या है आपके पास? देखिए जी, ये कल शाम 5 बजे का वाकया है और जैसे कि आप सबको मालूम है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के बाहर एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मौजूद है। खुद साख्ता सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर अरसे समेत कई अरसे से वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कल ये वाकया ही इस तरह हुआ कि वहाँ पर जो लोकल एक रिहायशी है वलीद, जो अपने फूफा हफीज के साथ गाड़ी में जा रहा था और उसी जगह पर रिहाइश पजीर है। यहाँ पर कल जब इसी बनीगाला के इमरान खान के घर के करीब रोड के ऊपर ही जब गाड़ी जा रही थी तो सामने से एक गाड़ी जिसमें टाइगर फोर्स या जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं पीटीआई के, जिसमें आरिफ मरवत था और मिसल खान, ये इस गाड़ी में मौजूद थे। साथ इनके साथ 2 और नामालूम लोग थे। ये गाड़ी जब वहाँ से क्रॉस होने लगी, क्योंकि रोड छोटी थी तो एक वक्त में एक ही गाड़ी क्रॉस हो सकती थी। एक गाड़ी को कच्चे में उतरना जरूरी था, जिस पर तलखलामी हुई कि आप गाड़ी कच्चे में उतारे। उन्होंने कहा नहीं, आप और गाड़ी कच्चे में उतारे, जिस पर तलखलामी के बाद मिसल खान आरिफ मरवत जो इंचार्ज है इस खुद साख्ता सिक्योरिटी एहलकारों का, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने गाड़ी से उतर कर हाथापाई शुरू कर दी और फौरी तौर पर उनके हाथ में एक ऑटोमेटिक वेपन था जिससे उन्होंने फायर किया। उस फायर करने के बाद जो है वो जिससे तल्ख कलामी हो रही थी, वहाँ का लोकल जो बाशिंदा है वलीद, वो जख्मी हो गया। उसके टांग पर गोली लगी। उसके बाद जैसे ही ये गोली लगने के बाद फौरी तौर पर आरिफ मरवत जो इंचार्ज है और साथ मिसल खान, साथ 2 लोग और थे जो इसी गाड़ी में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के अंदर उन्होंने गाड़ी घुसा दी। जिसके बाद फौरी तौर पर ये वाक़े की इत्तला मकामी पुलिस को हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पर बैरियर पे इन लोगों के बाहर आने का तकाजा किया, जिस पर भरपूर मुज़ाहमत की गई। वहां पर और भी लोग जो मौजूद हैं बड़ी तादाद में, उनके पास भी असलहा मौजूद है। किसी के पास क्लाशिनकोफ है, किसी के पास पिस्टल्स है और ज्यादातर लोग डंडा बरदार भी हैं, जिन्होंने पुलिस को वहां से जाने पर मजबूर करने की कोशिश की, जिस पर रीइंफोर्समेंट इस्लामाबाद पुलिस की मंगवाई गई। बाकी पुलिस आने के बाद जब ज्यादा इस्लामाबाद पुलिस ने वहां पर प्रेशर बिल्ड किया तो फिर उसके बाद वहां पर जो तहरीक इंसाफ के वहां पर जिम्मेदारान थे, उन्होंने फिर मिसल खान जिसने फायर किया था, जिस गाड़ी पे झगड़ा हुआ था और जिस वेपन से ये झगड़ा हुआ था, तमाम चीजें जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। मुल्जिम मिसल खान गिरफ्तार है। इस FIR जो है इस वाक़े की दर्ज हुई है, जिसमें इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज जो इस तमाम चीज के जिम्मेदार हैं, कर्नल रिटायर्ड आसिम, उनको भी नामजद किया गया है। अली अमीन गंडापुर, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि लकी मरवत से ये फोर्स आई चुकी है। उसके साथ साथ 6 अफराद को इसमें नामजद किया गया है, जिसमें आरिफ मरवत जो इस पूरे सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए इनके इंचार्ज है, मिसल खान जिन्होंने फायर किया, 2 वो लोग जो डंडा बरदार इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अभी इसके अलावा मिसल खान और गाड़ी और वेपन के अलावा और कोई पुलिस को कामयाबी नहीं हुई। बाकी तमाम लोग जो हैं अभी तक ना तो इनमें कोई और शख्स गिरफ्तार है। पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि काफी ज्यादा मुज़ाहमत होती है, बहुत बड़ी तादाद में ये मुसल्लह जत्थे वहाँ पर मौजूद हैं और जब भी वहाँ पर पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई के लिए जाती है तो वहाँ से पुलिस को भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। पुलिस वहाँ पर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि पुलिस जब भी यहाँ आती है शायद वो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लिहाजा उन्होंने मुकम्मल तैयारी वहाँ पर रखी हुई है। वो किसी किस्म की वहाँ पर एक्टिविटी को होने नहीं दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस को काफी ज्यादा वहाँ पर मुश्किलात होती है। इस FIR में मजीद 5 लोग पुलिस को मतलूब हैं, जो तहाल पुलिस को किसी किस्म की इसमें कामयाबी तहाल नहीं मिली। मिसल खान, वेपन और गाड़ी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त ले चलते हैं, जहाँ पर फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के लिए इस तरह से लॉबिंग करे और इस तरह से अरबों रुपए की मराद जो हैं वो लेके दे दे, वो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, बददियानती
और अमानत में ख़यानत का केस है, और इसके ऊपर हम मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगे। आज हमने पहले मरहले में सेक्रेटरी कैबिनेट को लिखा है कि वो इसका जवाब दें कि क्या बजट की मीटिंग्स में उन्होंने ख़ुद को रिक्यूज़ किया था या नहीं किया था। हमें तो याद है मरियम नवाज़ ने कहा था वो 2-2 बजे बैठ के 2-2 बजे रात तक बजट पे काम कर रही हैं, तो उस पे जितनी उन्होंने मेहनत की मरियम औरंगज़ेब ने वो अब हमारे सामने है, जिसके नतीजे में मरियम औरंगज़ेब की मेहनत के नतीजे में आज सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का जो टैक्स छूट दी गई, और जिसके नतीजे में दुनिया में आज पाकिस्तान एक मजाक बन गया है कि जहां दुनिया में तंबाकू के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ दुनिया में सिगरेट के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ पे पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो टोबैको को और सिगरेट को इनकरेज कर रहा है। और ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है दुनिया में जो टोबैको के ऊपर जो है वो टैक्स रिलैक्स कर रही है, और अभी तक 4 दिनों के बाद भी मरियम औरंगज़ेब की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया, जिससे ज़ाहिर है कि वो चोर हैं और चोर और उसका उनके पास कोई जवाब है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर फर्दर जो है वो प्रो अप भी करेंगे। फ़रा बीबी की इनको जो है वो 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, लेकिन अपनी जो अरबों रुपए की करप्शन है उसका भी जवाब दें, जिसके ऊपर एलिगेशन है वो जवाब दे। और मैं कहूँगा मरियम औरंगज़ेब को और उनके खामन को, आली तरीन को भी कहूँगा वो ज़रा तशरीफ़ लाएँ और मीडिया में और इन सवालों के जवाब दें कि क्या वो लॉबी कर रहे हैं और इस रीजन के इंचार्ज हैं पाकिस्तान टोबैको कंपनी के या नहीं हैं, और किस तरह से उन्होंने इस कैबिनेट के अंदर ये लॉबी की और सिगरेट इंडस्ट्री को अरबों रुपए का प्रॉफिट जो है वो लेके दिया। तीसरा स्कैंडल जो इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने हो रहा है वो सोलर पैनल, सोलर का है। 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, कोई उसमें सूबों की कंसल्टेशन के बग़ैर कह रहे हैं कि हम सोलर पॉलिसी देने वाले हैं। वज़ीर आज़म हाउस को, बाकियों को जो है वो कह रहे हैं कि अगले ही महीने जो है वो सोलर पैनल के ऊपर, सोलर के ऊपर जो है वो किया जाए। सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्जन बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें कोई शुबा नहीं है कि जो फ्यूचर है उसमें सोलर एनर्जी जो है वो एक बड़ी की एनर्जी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आए अरबों रुपया लूटे और मुल्क से बाहर चली जाए और हम सारे मुँह देखते रह जाएँ। जब भी ये इक़्तिदार में पहले बार आए इन्होंने पैसे लूटे, ये लंदन चले गए, इनको NRO 1 मिल गया। उसके बाद ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने फिर पैसे लूटे, ये बाहर चले गए और अब NRO 2 इनको मिल गया, और अब ये तीसरी दफ़ा भी पैसे लूटेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। सो ये एक सोलर का जो स्कैंडल है ये हमारे सामने हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अदालतों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे इदारे तो सोए हुए हैं और अदालतें ही रह जाती हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं कि वो इसको आगे बढ़ाएं और इसको जो है वो आगे लेके चलें। और मुझे उम्मीद है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो भी हम एक डिटेल इंक्वायरी जो है वो होगी और इनसे पूछा जाएगा कि यह पॉलिसी जो चेंजेस आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं। फिर इसके बाद आज जो 5 अरकान जो हैं हमारे, उनका इजाफ़ा हो गया है पंजाब असम्बली में। तो इस वक्त PTI और PMLQ का जो अलाइंस है उसके मेंबरान की तादाद 173 है, और हमज़ा शहबाज का जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका जो अलाइंस है उसकी तादाद 172 है, और 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और 1 राय हक पार्टी है। अगर थोड़ी सी भी गैरत होती हमज़ा शहबाज में, आज ख़ुद को इक़्तिदार से अलहदा कर लेते, क्योंकि कि मिनॉरिटी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में, ये पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है वो इक़्तिदार में है, और वहीं बैठ के अहकामात दिए जा रहे हैं, फ़लाने को अरेस्ट कर लो, जो यूनियन कौंसिल का नाज़िम जिसके पास इख्तियार है उसको अरेस्ट कर लो, और जिस तरीके से ये इलेक्शन करवा रहे हैं इसके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हमने पहले भी जो ब्यूरोक्रेट्स ये सारा काम कर रहे थे, IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों को पहले भी हम कह चुके हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हमज़ा शहबाज की तो कोई इस वक्त हैसियत नहीं है, और जिस तरीके से वो अपने अहकामात को इन दोनों के ज़रिए इम्प्लीमेंट करा रहे हैं उसके ऊपर भी जो है मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ी तशवीश है, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों हज़रात चीफ सेक्रेटरी और IG अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनको पहचानेंगे, और पंजाब में ये जो इलेक्शंस में इस वक्त धांधली हो रही है उसको किसी तौर के ऊपर भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो उसमें शामिल जो है वो नहीं होंगे, कि उनके अपने इंटरेस्ट में है। क्योंकि हमज़ा शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। 22 तारीख़ को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और PMLQ की गवर्नमेंट होगी पंजाब में, और ये इस एरा का जो है वो ख़ात्मा होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम ऑफिसर जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मामलात को बढ़ाएँ और उसके आइन के मुताबिक जो है वो लेके चलें। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फ़ोन जो हैं उनमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं और जिस तरीके से लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि आप ये कॉल्स जो हैं, मैं सिर्फ आपको एक कॉल सुनाना चाहता हूँ जो कि कल ही मौसूल हुई, जो एक तो वज़ीर-ए-आज़म के पायलट्स को भी जो है वो अननोन नंबरों से कॉलें आई, फिर जो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों के ऊपर कॉलें आ रही हैं वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अननोन नंबर से आ रही हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी कॉल आपको सुनाता हूँ अगर आपको। जी सर, जी कौन बात कर रहे हैं? अभी तक सर कौन सी पोस्ट आप हुक्म करें? सर आप बताएं, आप हुक्म करें कौन सी पोस्ट हम डिलीट करें? आप सर आपको कल शाम तक उठा लिया जाएगा। चलिए मैं पोस्ट अभी ड्राइव कर देता हूँ, 5 बजे तक उठा लिया जाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका 2 ही बड़ी एजेंसीज़ हैं और जिस तरह से आर्मी चीफ़ ने और DGI दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज़ और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग कर रहे हैं उनको भी जो है वो काम है कि वो देखें। और मैं जो IB के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और ज़ाहिर है कि ये इन्हीं 2 इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं, और ये अननोन नंबर से कॉलें बंद होनी चाहिए। लोगों को फ्री विल की आज़ादी है। और ये देखिए ये डर वगैरह हमेशा नहीं रहते। पाकिस्तान जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बर्मा नहीं है। यहाँ पे पहले भी जो 4 मार्शल लॉज आए हैं, चारों मार्शल लॉज ख़त्म हुए। आप अगर समझते हैं कि ताकत के बल के ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत की जा सकती है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आगे रिटेलिएशन होगी, यहाँ पे आगे लोग खड़े होंगे। और ये जो अभी एक माहौल है अमन अमान का, इसको बरकरार रहने दें, इलेक्शंस की तरफ जाएं और जितनी जल्दी इलेक्शंस हों उतनी जल्दी पाकिस्तान इस जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे बाहर आएगा। शुक्रिया। उनके साथ मैच पड़ेगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना एक्सपेक्टेशन है कि ये जो अगर फील्डिंग अच्छी हुई तो कितनी सीटें आपकी जाएंगी? देखिए इस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में एक नुक्ता जो मैं भूल गया था वो मैं कर रहा हूं कि कल इंशाल्लाह ये जो 19-20 में से जो 19 कैंडिडेट्स हैं, एक अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे लिहाजा उनके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो 19 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आर्टिकल 63 के तहत ये क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने के, लिहाजा इन सब को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि ये सारे लोटे और बेज़मीर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया। सो इन 19 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाए, ये हम इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने दिए हैं लोटों को टिकट, लिहाजा नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो इन लोटों को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा जो PTI का जो ज़्यादातर मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवारों से हो रहा है, जहाँ पे हम ज़्यादातर जगहों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार वर्सेस PTI है। सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन इंतखाबात में PTI सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेगी, फिर आज़ाद उम्मीदवार होंगे और फिर PMLN के लोग होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि गद्दारी के मुकदमा की बड़ी बातचीत सुनाई गई। अब से कुछ देर पहले गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद के थाने में बुक हुई है चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ, अगर और वो भी आपकी साबित कोलीग आशा गुल की तरफ से, तो अगर कोई ऐसी अटैम्प्ट होती है गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाता है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कोई इस नहज पे जाएगा। 155 नशिस्तें अगर पार्टी की हैं और वो पार्टी मुल्क की अक्सरियत ही गद्दार है तो फिर वो मुल्क क्या होगा, मुल्क होगा तो मजाक होगा। तो मेरा ख्याल है वो ये जो गुलालाई वगैरह तो अपनी ऐसी एक लाइन की ख़बर के लिए ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। सो इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं। आपने हमजा शहबाज के बारे में बताया था कि उन्होंने कि वो मेहमान है, तो उन्होंने किस तरह पंजाब में जो है 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दी है। तो उस हवाले से कल मैंने वज़ीर ने कहा कि इसको जो है प्रॉपर बजट में पैसे भी देते गए थे, आज का मंसूबा नहीं है। तो बजाय उनके तनकीद करने के कि पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर दोस्ती बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस तरह के मंसूबों का ऐलान नहीं करते। हमने अगर आपको याद हो
हमने तो 10 रुपये बिजली की कीमत कम कर दी थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और हम अब भी पूरे पाकिस्तान को कम, ये हम मैं क्या कह रहा हूँ, मरियम औरंगज़ेब हों, हमज़ा हों, ये बेसिकली क्या है, फ्रॉडिये हैं छोटे छोटे, ये फ्रॉड करते हैं इस तरह के। मसलन आप बताइए मुझे कि 100 यूनिट की जो बिजली है, 100 यूनिट का क्या मतलब है? 100 यूनिट का मतलब है कि अगर आप एक बल्ब भी महीना जलाते हैं रात को, आपके 100 यूनिट पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी ना देने के लिए ये ऐलान है। इसका मकसद बिजली देना नहीं है, इसका मतलब लोगों के साथ फ्रॉड करना है कि जी हम फ्री बिजली दे रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम इसलिए नहीं गए कि ये बिजली फ्री हो। बिजली तो हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान के लिए जो है वो कम हो और इंडस्ट्री के लिए कम हो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कम होगी तो वो चलेगी और नौकरियां मिलेंगी लोगों को। हमारी जो पॉलिसी थी पीटीआई की, वो तो बड़ी सिंपल और बड़ी सादा थी। हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे हैं बिजली और तेल के ऊपर सब्सिडी दें ताकि इनकी कीमतें कम हो, एनर्जी की कीमतें कम होंगी, आपकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आपको नौकरियाँ मिलेंगी, ग्रोथ होगी। इसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए बिजली और इनकी कीमत जो है वो ज़रूरी है। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमने तो ऐलान किया, इसलिए हमने क्या किया कि हमने सारी बिजली की कीमत कम कर दी, हमने तेल की कीमत कम कर दी, उसके ऊपर हमने जून तक सब्सिडी दे दी, और जून के बाद हमने कहा हम रूस से तेल लेंगे और वो तेल से हम सस्ता तेल जो है यहाँ पे करेंगे। जब तेल सस्ता होगा तो आपकी बिजली ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ जाती है और चीज़ें नीचे आ जाती हैं। सो हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए, खुसूसन इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बिजली जो है वो सस्ता करने का फ्रॉड में और अमली इक़दाम में फ़र्क होता है। हमज़ा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, ये छोटे छोटे फ्रॉडिये हैं जाती उम्रा के। इनको हमने सिर्फ इनका फ्रॉड एक्सपोज किया है कि आप कर कुछ नहीं रहे थे और आप जो है वो ये जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, उसके ऊपर जो है वो हमने गए थे। और खैर वो हमें आप सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। तो ये नॉन फॉर्मल सेक्टर से 18-20% पे भी सरमाया लेके फिर भी कामयाब कारोबार कर रहे हैं। तो अगर इनको इजी क्रेडिट मिल जाए और सहूलत मिल जाए तो ये बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है, और आज भी आपसे यहाँ फारिग होने के बाद मैंने जो इजलास करना है वो एसएमई सेक्टर के ऊपर है, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एसएमई सेक्टर को एक्सपोर्ट्स के लिए किस तरह इनेबल किया जाए और क्या उनको मज़ीद हम सहूलतें दे सकते हैं कि जिससे वो पूरे अपने पोटेंशियल पे काम करें। तो एक्सपोर्ट पर फोकस करना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके ज़रिए हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, वरना हम इसी दायरे के अंदर फंसे रहेंगे। इस मकसद के लिए अब जबकि हम इन हालात का शिकार हैं, हमने जो टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस की थी उसका भी बुनियादी मकसद यही था। पाकिस्तान को किसी और ने ठीक नहीं करना, ना IMF ठीक कर सकता है, ना कोई और बाहर का इदारा कर सकता है। हम पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान को ठीक करना है, और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सबसे पहली 100-150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। आटा और चीनी तो हुकूमत वैसे भी यूटिलिटी रिसोर्स कॉरपोरेशन से तो सस्ता बेच ही रही है, 40 रुपये किलो आटा और 70 रुपये किलो चीनी। लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ा सा आटे के अंदर भी कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि दुनिया भर में वीट की प्राइसेस की कमी आई है। इसीलिए हमने आज ECC के अंदर वीट का एक टेंडर जो है उसको स्क्रैप किया है, फिर से रीटेंडर करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि गंदम की कीमत जो है वो दुनिया भर में अब जो गिरी है उससे भी पाकिस्तान में फ़ायदा होगा और आटे की कीमतें मज़ीद कम होंगी इंशाअल्लाह। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जितना जितना अरसा इमरान खान की हुकूमत दूर हो जाएगी, 2-3 महीने दूर हो गई है, जितना अरसा निकलेगा इतनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना अरसा निकलेगा इतना इनकी नाअहली का असर जो है वो हुकूमत पे कम से कम रहेगा। लेकिन बहरहाल एक संगीन नाअहली थी 4 साल की, जिसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिजली से शुरू करता हूँ कि 1 करोड़ पावर प्रोजेक्ट था कि जो कि साल के शुरू में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अब जाके शुरू हुआ है और इसकी डेट होने की वजह से हमको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। साथ साथ एक जो हवेली बादर था 2 जिसको कहते हैं, या त्रिमू के अंदर हमने एक पावर प्लांट लगाया जिसकी 2018 में मशीन्स आ गई थी और सीरियसली 2019 तक चल जाना चाहिए था। वो अभी तक नहीं ऑन हुआ है और अब हम जाके ऑन कर रहे हैं, और जब हम वो ऑन करेंगे तो उसके बाद उससे पावर आएगा। तो अगर आज लोड शेडिंग हो रही है तो उसकी एक वजह ये भी है कि PTI ने
कोई भी वो नामुकम्मल मंसूबे जो मुस्लिम लीग छोड़ के गई थी, तेज़ी से जो मुकम्मल हो रहे थे उनको रुकवा दिया और कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग हुई है। ये जो क्लेम करते हैं एकदम सफ़ेद झूठ है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी ज़्यादा है। 3-4 दिन पहले पाकिस्तान में बारिशें आने से पहले, पंजाब में और कराची में बारिशें आने से पहले 30,000 मेगावाट से ज़्यादा तजावुज़ कर गई थी कैपेसिटी, जबकि पूरे पाकिस्तान की डिमांड तजावुज़ कर गई थी 30,000 मेगावाट से ज़्यादा। अगर पूरे पाकिस्तान की कैपेसिटी भी डाल दें तो वो 23-24,000 25,000 मेगावाट से नहीं बना सकती, तो अभी भी शॉर्टफॉल है। और जब हम आए थे तो उस वक्त 7,500 मेगावाट जो था उसका शॉर्टफॉल था, और 7,500 मेगावाट का वो प्लांट्स बंद रखे हुए थे, जिसमें 5,000 मेगावाट प्लांट इसलिए बंद थे कि उधर गैस नहीं थी या बिजली नहीं थी, या फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं थी, और 2,500 मेगावाट इसलिए बंद था कि उसमें मरम्मत नहीं थी। ये हमने फिल फॉर उसकी मरम्मत कराई, जो 2,500 मेगावाट नहीं थे, और जो मेगावाट्स और जो 5,000 मेगावाट ईंधन की वजह से कम थे उनको भी हमने ऑन करवाया ईंधन मंगवा के। और जो ईंधन की इस वक्त हमको मुश्किलात हो रही हैं LNG ख़रीदने में, हमने 10 LNG की विंडोज़ के ऊपर हमने वो टेंडर करवाए थे, हमको एक भी रिस्पांस नहीं आया। और उसकी वजह ये है कि आजकल मार्केट इतनी सख्त हो गई कि कोई रिस्पांस नहीं देता। और अगर PTI की हुकूमत काश PTI की हुकूमत ये सौदे कर चुकी होती, जबकि $4 की मिल रही थी, तो आज पाकिस्तान में ये बहरान नहीं आता, जो कि अच्छी समझदार होशियार हुकूमतों ने किया है, कामयाब हुकूमतों ने किया है। लेकिन इस नाअहल हुकूमत ने सिर्फ हमको पकड़ा, जो हम 10% या 13% में सौदे करके गए, हमको जेलों में डाला। जिन सौदे की वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान में बिजली है, जो सौदे मियां नवाज शरीफ के ज़माने में शायद अब्बासी ने किए, जिन सौदों की वजह से आज पाकिस्तान चल रहा है, उन सौदों की बुनियाद पे हमें जेल में डाला, और फिर ख़ुद जो है वो $36 की स्पॉट पे ख़रीदते रहे। आज वो भी नहीं मिल रही, मगर इसके बावजूद भी अल्लाह की मेहरबानी से जितनी पिछले साल PTI ने बिजली बनाई थी, हम उससे 4-5 हज़ार मेगावाट रोज़ ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि हम एफिशिएंटली बना रहे हैं। कोई जब से हम 3 महीने से आए, कोई एक आवाज़ नहीं आई है अल्लाह की मेहरबानी से कि कहीं एक जगह पे भी मेरिट ऑर्डर को वायलेट किया हो, नहीं किया है। ये रोज़ मेरिट ऑर्डर को वायलेट करते थे, महंगा प्लांट चलाते थे, सस्ता बंद करते थे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम कोयला भी मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भी कोयला आ रहा है, और दीगर जगहों से, साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है। हम फर्नेस ऑयल भी मंगवा रहे हैं, वो भी आ रहा है। हम जहाँ पे हमको गैस LNG मिलती है, जो एग्जिस्टिंग सौदे हैं वो भी ले रहे हैं, और नए सौदे की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो बिजली बन रही है जो पाकिस्तान में कभी भी किसी गर्मी में नहीं बनी, इतनी ज़्यादा बिजली बना रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हम पूरी और इसलिए पूरी नहीं कर पा रहे कि कैपेसिटी कम है। अगर PTI ने कैपेसिटी पे कुछ काम किया होता और नए प्लांट्स नहीं लगाए होते, लेकिन वही प्लांट्स मुकम्मल कर लिए होते जो हमने लगा के गए थे, जिसको हमने इब्तिदा कर दी थी या काम कर रहे थे, तो आज ये मसला नहीं होता। कल इंशाअल्लाह ताला, कल आने वाली कल या अगले 2 दिनों के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट कराची में और चल जाएगा 1100 मेगावाट का, तो उससे इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। और आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते लोड शेडिंग के अंदर अगले 2-3 दिनों में 15 दिन से रिलीफ आता रहेगा। ये मैं इसके साथ साथ ये भी बताता रहूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सोलर बिजली पे भी इनिशिएटिव लिया है, और उसकी भी आज आपको तफसील से बात बताई जाएगी। बात जो पॉलिसी सोलर की बना रहे हैं, जिसके तहत मेरे ख्याल से 6,000 मेगावाट नया सोलर पाकिस्तान में लगाया जाएगा, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी और थोड़ी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और साथ साथ मैं ख़ास तौर पर ये बात भी बताना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब हुकूमत बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है, वो पंजाब हुकूमत के पैसों से दे रही है, वो वफाक के पैसे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ने इसको बजट किया हुआ है, और वो 100 यूनिट्स को सब्सिडाइज करेगी जो कि प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि गरीब लोग जो सारा साल 100 यूनिट से ज़्यादा कभी भी नहीं लेते, जिनके घर में एक पंखा एक बत्ती वगैरह लगा होता है, उनकी बिजली के बिल उठाएगी। तो जिससे मैं समझता हूँ कि गरीब के आंसू पहुँचे जाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि ये इस वक्त महंगाई है, लेकिन महंगाई हमको लाना ज़रूरी था, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ज़रूरी था, हमको डीज़ल की कीमत बढ़ानी ज़रूरी थी, क्योंकि खान साहब जिस नहज पे लेकर आ गए थे, मुल्क दिवालिये की तरफ चला गया था। और मुझे बड़े अफसोस की बात है कि आज जहाँ पंजाब हुकूमत अगर किसी गरीब का बिजली का बिल उठा रही है, तो इमरान खान और उसकी पार्टी
अदालत में जाके ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के एक ऐसन कदम को रोक रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या पंजाब की आवाम इमरान खान को अच्छा मानेगी अगर उनके बिजली के बिल पंजाब की हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो लेना चाह रही है पंजाब की हुकूमत, उससे रोक दिया जाए पंजाब हुकूमत को? क्या पंजाब की आवाम खुश होगी इस बात पे कि पीटीआई ने कोर्ट कचहरी का इस्तेमाल करके एक अच्छा कदम जो पंजाब हुकूमत ले रही थी उसको रुकवाया? क्या ये अच्छी बात है कि हम गरीब तरीन लोगों को अगर थोड़ा सी मदद दे देते हैं 600-800 हज़ार रुपये 2000 रुपये महीने की उनके बिजली के बिल की मद में, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे इतने सारे बिल ज़्यादा हैं, आदमी क्या करे? अगर ये कर रहा है पंजाब हुकूमत, तो क्या पंजाब हुकूमत को इसमें इनकरेज करना चाहिए या पंजाब हुकूमत के हाथ बांधने चाहिए कि अदालतों में जाना चाहिए इसके ख़िलाफ़? ये बड़े अफसोस की बात है कि पीटीआई जो है वो हमेशा अमीर तरीन लोगों के लिए तो मराद के लिए हमेशा हाजिर है। रियल इस्टेट टाइकून्स को तो 2-2 साल की इन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं, उनको तो हर चीज़ उनके लिए तो हाजिर है। लेकिन गरीब लोग जो कि खातून अव्वल को अंगूठियां नहीं दे सकते, उनके लिए अगर उनको पंजाब हुकूमत बिजली का बिल उनके लिए भर रही है तो इमरान खान की पार्टी जो है उसके सामने खड़ी हो गई। बड़ी अफसोस की बात है। और फिर उसके बाद ये जो झूठी बातें शुरू कर दी है कि पता नहीं कितनी बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, तो जो आज आपको बिल मिलेगा उस बिजली की कीमत वही है जो पिछले महीने थी, उससे पिछले महीने थी। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक झूठ बोलते हो तो उसका आप मुकाबला करें या उसका सामना करें। तो सिर्फ पूरी जमात जो पीटीआई है वो सिर्फ झूठ के ऊपर खड़ी है। एक झूठ इनका है कि रशिया से ऑयल ले लेते तो सस्ता मिल जाता। तो भाई आप फरवरी में जंग हुई है, फरवरी में इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए थे पुतिन के पास, पूरे मार्च के महीने में आपने क्यों नहीं ले लिया रशिया से ऑयल? ले लेते। एक शिपमेंट नहीं, 2 शिपमेंट नहीं, 3 शिपमेंट नहीं, 100 लीटर तो ले आते, क्यों नहीं लेकर आए? कोई एक अखबार दिखा दो उन दिनों का जिसके अंदर जिक्र आया हो कि इमरान खान ने तेल की बात भी करी हो, एक अखबार दिखा दो। मतलब उनके टीवी के चैनल्स जो है, जो उनके सारा दिन गीत गाते रहते हैं, सच झूठ जो भी, उसमें दिखा देंगे किसी ने कभी कहा हो कि हाँ हमने तेल की बात करी थी। तो तेल की बात तो नहीं करी हुई, तो ये बात भी झूठ है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि लंगर खाने बंद हो गए। खुदा न खास्ता देखें, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल कारखाने चलाने पे, बिजली के कारखाने भी और दीगर कारखाने भी, लेकिन लंगर खाने बंद नहीं हुए। ये क्यों ऐसी झूठ बात कहते हैं? किसी गरीब को खाने से क्यों मिसगाइड करते हैं? सच्ची बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी भी लंगर खाने के ऊपर पैसे नहीं दिए। इमरान खान ने इस पर एक पैसा खर्च नहीं किया। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले और अल्लामा बशीर फारूकी दामत बरकातहू वालिया और उनके रफ़क़ाए कार जो है वो चलाते हैं सैलानी वेलफेयर। वो उन्होंने उनके पैसों से जो चंदा जमा करते हैं आवाम के पैसों से, उनके पैसों से सैलानी वेलफेयर ने हमेशा लंगर खाने में खाना दिया है। वो तब भी दे रही थी और अब भी दे रही है। तो ये बात झूठ करना ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह झूठ कह रहे हैं कि कामयाब जवान का प्रोग्राम जो है, दीगर हमारे कुछ लोन्स के प्रोग्राम जो है हमने रुकवा दिए हैं। तो हमने अभी भी मैं उस प्रोग्राम्स की मीटिंग करते हुए आ रहा हूँ, हमने कोई प्रोग्राम नहीं ख़त्म किए। वो प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन उन प्रोग्राम को मैं बिल्कुल रीशेप कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ रुपए के लोन दे रहे थे 3-3, 4-4% के अंदर, वो भी ख़ास तौर पे मनपसंद लोगों को, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद बैंकों को जो है वो काइबोर +4 19% जो है वो सूद दे रहे थे। बैंकों को इतना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था, उसमें से 15% हुकूमत उठा रही थी। तो ये तो सिर्फ बैंकों के लिए स्कीम थी और अपने मनपसंद लोगों के लिए स्कीम थी। तो वो स्कीम ज़रूर रहेगी, लेकिन हकदार को हक उसका मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। 10 लाख 15 लाख लोग, 20 लाख 25 लाख लोगों तक का लोन मिलेगा। ये 2.5 करोड़ रुपए के लोन जो है वो 4-4% पे, जिसपे हुकूमत 15% नुकसान करे और बैंक को 19% मिले, ये हम नहीं करेंगे। और ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये बातें मुझे आपके सामने रखनी थी। एक मरतबा फिर मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से एकदम पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी पे ले आई है। पावर जनरेशन का अच्छा काम हो रहा है। जो पावर जनरेशन को पैसे दरकार थे, और जितने, मैं ये भी गुजारिश करूं कि जितने अप्रैल महीने और जून में पावर डिवीज़न को हमने पैसे दिए हैं, इतने शौकत भाई ने किसी भी 3 महीनों में नहीं दिए। बहुत शुक्रिया। नवीद अकबर साहब आरटीवी से। एक तो ये बताइए कि मेरे घर बंद कर दी है, क्या उसके लोनिंग रोकी? अगर या उसकी लोनिंग की आप जैसे करें 25-30 लाख तक की लोनिंग को नहीं रोका जा रहा, या उसकी लोनिंग कम कर दी। एक ये तो उसे एक अफवाह फैला दी गई है मार्केट में कि शायद IMF प्रोग्राम रोकने जा रहे हैं, तो ऐसी बात है?
ये अफवाह IMF की एकदम कम्प्लीटली बेबुनियाद है और इसका जवाब जो है मुझसे अभी लेने से अच्छा है कि 2-4 दिनों के अंदर या जब भी इंशाल्लाह जल्दी जब IMF का प्रोग्राम के ऊपर हम साइन कर लेंगे तो वो सबसे अच्छा जवाब होगा, इसलिए मैं इस वक्त चुप हूँ उस पर। लेकिन कोई रुकावट नहीं आई, ये बात झूठ है। और ये जो आप घर की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स जो कि आप 2% में लोन दे रहे हैं और बैंकों का आप काइबोर +4 या काइबोर +5 दे रहे हैं, ये कोई सेंस नहीं बनता है कि बैंक इतना ज़्यादा पैसे कमाएं जबकि आधा रिस्क हमने लिया हुआ है और सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे आप दे रहे हो। तो वो उसको हमको रीथिंक करना है, वो हम कर लेंगे। जी थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, आज बड़ी अच्छी आपने खबरें दी हैं, खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, तेल की कीमतें और बाकी भी। ये बताइए कि ज़र मुबादला के ज़खायर का आपके ऊपर तनकीद होती है, कितने बढ़ चुके हैं और कम क्यों हुए, इसकी ज़रा तफसीलात बता सकते हैं? और दूसरा सर, घी और ऑयल यानी पेट्रोल की कीमतें कब तक आवाम के इस पर असरात होंगे, यानी कब तक आवाम जी घी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिर चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर या उससे भी कम के अंदर ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो 350-400 रुपये तक का घी हो जाएगा, मेरा ख्याल है। तो ये घी के अंदर, इसी तरह गंदम की कीमत भी गिर गई है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आटा भी जो है वो थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा। और दीगर चीज़ों की, खाद की कीमत भी कम हो गई है इंटरनेशनली। जो हम फ्रांस चाइना से खाद ले रहे थे, जो हम ले रहे थे उससे अब हमको $100 सस्ती मिल रही है, तो वो चीज़ें होंगी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या ज़खायर हैं। वो जुम्मे का फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर जुम्मे को निकलता है और अगले जुमेरात को प्रिंट होता है। आई थिंक 10 पॉइंट सम बिलियन के थे जिस पे हम आए थे, वो भी वहीं पे आए थे। हमारी कोशिश है कि इंपोर्ट को हम कम करें। इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो चुका है। नॉन एनर्जी का इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो खुशाइन बात मैंने आपके सामने रखी थी अभी, वो ये थी कि एनर्जी की प्राइसेस भी कम हुई हैं 10-12%, तो एनर्जी का इंपोर्ट इसलिए भी कम होगा। और इस महीने की जून की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उस वक्त प्राइसेस कम थी, तो होर्डिंग भी हो रही थी। जुलाई के अंदर जो मैंने देखा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो जुलाई के अंदर हम समझ रहे हैं कि इंपोर्ट बिल भी कम आएगा और मेरे ख्याल से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत कम आएगा। लास्ट क्वेश्चन। जी बेटा, अभी एक तनकीद सामने आ रही है PTI की जानिब से कि सिगरेट की कीमतों के हवाले से बताया गया था, लेकिन जो बड़ी सिगरेट की कंपनीज हैं उनके बारे में ये खबर आई है कि हुकूमत ने जो है वो उनको रिलीज़ किया है। इस बात की कितनी सदाकत है? और दूसरी बात है कि सिगरेट की कीमतों में अब तक, बल्कि इसके ऊपर रेफरेंस लाने का भी ऐलान कर दिया है। जो बड़ी कीमतें, बड़ी जो सिगरेट की जो इस वक्त जो टैक्स है उसके अंदर हमने इन्फ्लेशन से ज़्यादा इजाफा किया है दोनों एक्साइज के अंदर, छोटी पैकेट और बड़ी पैकेट में। जो बड़ा मसला था वो ये था कि 2 कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स देती हैं और बाकी सारी कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स इवेट करती हैं। उसके कुछ मालकान PTI में शामिल थे और PTI उनको उनकी सरपरस्ती करती थी, और उसकी वजह से उन्होंने अपने स्टे ऑर्डर ले लिया था एक कोर्ट से, जिसके और फिर इदारा स्टे ऑर्डर हटवा नहीं रहा था, जिसके तहत उनको ट्रैक एंड ट्रेस नहीं करते थे, लेकिन जो कंपनियां टैक्स दे रही थी इंटरनेशनल कंपनी, उनको ट्रैक एंड ट्रेस करते हैं। तो अब हमने वो स्टे ऑर्डर हटाया, हम इनको भी ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे, और जब ट्रैक एंड ट्रेस सारे पाकिस्तान की कंपनियों पर लग जाएगा कि चोरी ना कर सके कोई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला टैक्स भी मुनासिब तौर पर बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। 2-3 दिन से कराची में बारिश हो रही है। लोग एंजॉय तो कर रहे हैं बारिश को, लेकिन बहुत से इलाकों में बारिश की वजह से परेशानी भी है। सुपर हाईवे मरीर 15 लांढी में बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ DHA के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। मस्कन चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी पर भी बारिश हो रही है। ये कराची के आप मनाजिर देख रहे हैं। हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो कराची के इलाके हैं उनमें सुपर हाईवे है, मरीर 15 का इलाका है, लांढी, यहाँ भी बारिश हो रही है। DHA के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ हल्की बारिश हो रही है। और मस्कन चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन का इलाका, यहाँ भी बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ कराची का भी अभी हमें बता रहे हैं, पीछे से ये भी बताया जा रहा है कि किन किन इलाकों में अभी बारिश की रिपोर्ट हो रही है। तो नॉर्थ कराची का इलाका भी है जहां बारिश हो रही है। और नॉर्थ कराची का इलाका, ख़ासतौर पर कराची सेंट्रल का इलाका, यहाँ तेज़ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुश्वारी होती है लोगों को। नशेबी इलाके हैं क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, इससे घरों में पानी दाखिल हो जाता है।